सोनापुर गांव में किरण अपनी सास सुधा के साथ रहा करती थी। दोनों ही सास बहू स्वभाव की बड़ी सरल और दयालु थी, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। असल में किरण और सुधा दिन में जितना सभी के सामने घुल मिलकर प्यार से रहा करती, रात को दोनों उतने ही खतरनाक हो जाया करती, क्योंकि रात में सास बहू आसपास के घरों में चोरी किया करती थी। ऐसे ही एक शाम किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज हम जमींदार के यहाँ चोरी करने जाएंगे। मैंने सारे की सारी तरकीब बना ली है। अब बस हमें अच्छे से तैयार होकर अपना काम करने जाना है, ताकि कानों कान किसी को खबर न लगे और हमारा काम भी हो जाए। अरे बहू, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। मैं तो बस गांव वालों के सोने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही गांव वाले सो जाते हैं, उसके बाद हम दोनों सास बहू मिलकर अपना काम कर लेंगे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। हाँ माँ जी, इस मामले में तो हम दोनों सास बहू की जोड़ी एक नंबर की है। अच्छा माँ जी, आप यहीं रहिए, मैं तब तक खाना लेकर आती हूँ। खा पी कर जाएंगे, तभी तो काम में मन लगेगा ना। भूखे पेट जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही भटकेगा और हम अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। हाँ बहू, जल्दी से खाना लेकर आ। भूखे पेट तो मेरा काम में मन ही नहीं लगता है। वो क्या कहते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। किरण अपने और अपनी सास के लिए खाना बनाने लगती है। खाना खाकर दोनों सास बहू अपने घर के सभी लाइट्स को बंद कर देती हैं, ताकि गांव वालों को ये लगे कि बाकी सभी की तरह वो दोनों भी सो रहे थे। देर रात जब सारे गांव वाले आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी किरण और सुधा काले रंग की साड़ी पहनकर ऊपर अच्छे से अपना मुंह ढककर कपड़े से बांधकर चोरों वाले भेष में तैयार हो जाती है और जमींदार के यहाँ चोरी करने के लिए पहुँच जाती है। दबे पांव बड़ी ही सफाई के साथ दोनों सास बहू चोरी करके घर आ जाती हैं और सुबह सुबह जमींदार चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे गाँव वालों, अरे अरे मेरे घर में चोरी हो गई। अरे लाखों का सोना गायब हो गया, सारे पैसे लुट गए। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे बर्बाद कर गया? अरे भगवान, वो चोर जो भी हो, उसे कीड़े लगे, कुत्ता काटे, अरे गधा उसे उठा उठा के पटके। अरे भगवान, अरे जो भी वो चोर हो, उसका सत्यानाश हो जाए, उसके घर में सब भूखे मर जाए। अरे मैं बद्दुआ देता हूँ, एक दिन पकड़ा जाए और कुत्तों की तरह पिटे। जो सामान वो मेरे घर से चुरा कर ले गया हो, उसमें अपने आप आग लग जाए और वो जल जाए, मर जाए, तड़प जाए। हे भगवान, उसके घर में आग लग जाए, कुत्ता काटे उसे। अरे अरे कौन था वो कमबख्त चोर? अरे मुझे लूट गया। ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग भागे चले आते हैं। सुधा और किरण भी सारे गांव वालों के साथ जमींदार के घर पहुंचती हैं। तभी गांव की सरला नाम की एक औरत बोलती है, जमींदार जी, क्या हो गया? सुबह सुबह ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं आप? बोलिए ना, क्या हुआ? इतना रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे रो ना तो नाचू क्या? अरे मेरे घर में चोरी हो गई है, सारा सोना, सारा पैसा, सब कुछ गायब है। अरे मेरे घर में चोरी हो गई, बर्बाद हो गया हूँ मैं। अरे खून पसीने से एक एक रुपया बचाया था, वो ना से पीटा चोर ले गया। अरे एक चवन्नी तक नहीं छोड़ी। अरे रातों रात मैं कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे क्या जिंदगी है मेरी। ए भगवान उठा ले भगवान, उठा ले। अरे मुझे मत उठा लेना भगवान, उस चोर और उसके पूरे खानदान को उठा ले। ए भगवान। चोरी हो गई? ऐसे कैसे चोरी हो गई? आपको किसी आहट का एहसास नहीं हुआ? कोई ना कोई आवाज तो आई होगी आपको। अरे एहसास होता तो मैं चोर को चोरी थोड़ी करने देता, उसके हाथ पांव तोड़ देता, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे बड़ा शातिर था वो। अरे आया, चोरी किया, चला गया। अरे ना तो आवाज होने दी, ना ही आहट। मुझे तो सुबह पता चला कि मेरे घर में चोरी हो गई और मैं लुट गया हूँ।
लगता है कोई बड़ा चोर होगा जिसने ये सब कुछ किया है, तभी तो किसी को जरा सी भी भनक नहीं पड़ी है और चोर चोरी करके चला गया। अरे वो चोर चोरी करके तो चला गया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ चला गया। मैं तो कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया। बेचारा जमींदार अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी सरला बोलती है, हो ना हो ये उसी हरिया के घर वालों का काम होगा। वही हैं जो गांव में ना तो किसी से बात करते हैं और ना किसी से मिलते जुलते हैं, अपनी ही अकड़ में रहते हैं, गुंडों की तरह। सही कह रही हैं आप आंटी जी, मुझे भी उन्हीं पर शक है। देखो तो सारे लोग आ गए यहाँ पर, लेकिन वही लोग नहीं आए, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किरण और सरला ये बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हरिया आ जाता है और लोगों की भीड़ को घूरते हुए निकल जाता है और कुछ नहीं कहता। दरअसल हरिया अपनी पत्नी मधु और बेटे के साथ गांव में ही रहता था, पर पूरे गांव में उसकी किसी के साथ भी कोई खास बोलचाल नहीं थी। वो सभी लोगों से हमेशा ही दूर दूर रहा करता, या फिर ये कहें कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहा करता। दिन गुजरते चले जाते हैं। गांव के एक घर में फिर से चोरी हो जाती है। सभी लोग जमा हो जाते हैं और इस बार भी सभी का शक हरिया और उसके परिवार पर जाता है। तभी सरला बोलती है, अरे गांव वालों, हम सबको सतर्क रहना होगा, वरना ये हरिया और उसके परिवार वाले हम सबको एक दिन लूटकर कंगाल बना देंगे। सही कह रही हो बहन, इन चोरों के हाथों में इतनी सफाई है कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। अब हम सब गांव वालों को रात में जागकर चौकीदारी करनी चाहिए ताकि हम पकड़ सके उस चोर को। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये चोर चोरी करते रहेंगे और हमारे हाथ सबूत भी नहीं लगेगा। पूरे गांव वालों ने शक के तहत हरिया के परिवार वालों को चोर मान लिया था, लेकिन असली चोरों का किसी को पता नहीं था। इन सारी बातों के मजे लेते हुए सुधा और किरण अपने घर पर एक दूसरे से बात करते हुए बोलती हैं, माँ जी, चोरी हम दोनों कर रहे हैं और लोग शक हरिया के परिवार पर कर रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे भी गांव वालों के नजरों में हम दोनों ही एकदम सीधी और संस्कारी हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम ऐसा कुछ करेंगे। उनका शक कभी हम पे नहीं जाएगा। इसी बात का तो हमें बहुत फायदा है माँ जी। और दूसरे गांव वाले जब भी कोई नई योजना बनाते हैं तो हमें पहले ही पता होता है, इसलिए चोरी कब कैसे कहाँ करनी है इस बात में हमें आसानी हो जाती है। एक तरफ वो दोनों मजे ले रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हरिया उसका परिवार गांव वालों के शक से परेशान हो जाता है और अपने परिवार वालों को समझाते हुए हरिया बोलता है, देखो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि गांव में चोरी कर कौन रहा है, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका हूँ, चोरी कोई भी करे लेकिन इल्जाम हम पे ही आएगा, शक हम पे ही किया जाएगा। इसीलिए कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसके कारण गांव वालों को सच में लगे कि हम चोरी करते हैं, क्योंकि हम चोरी नहीं करते, ये बस हमें पता है, गाँव वालों को नहीं पता है। इसलिए तुम लोग शांत रहना और गाँव वाले अगर आके कुछ पूछते हैं तो उन्हें सही से जवाब दे देना। और हाँ, चोर का कोई भरोसा नहीं है, कल को हमारे घर में भी आके चोरी कर सकता है, तो अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो वो चोर हमारे घर आ जाए और चोरी करके चला जाए और कोई हमारी बात भी नहीं मानेगा फिर तो। हरिया के परिवार वाले अच्छे से हरिया की बात समझ जाते हैं। गांव के घरों की पुरुष और महिला रात रात भर अब बारी बारी से पहरा देने लगे थे। कई दिन बीत जाते हैं, गांव में कोई चोरी नहीं होती। गांव वालों को यही लगता है कि शायद अब वो नहीं आएगा। अब पहरेदारी से हटाकर सभी लोग आराम से सोने लगते हैं और एक सुबह जैसे ही सब उठते हैं तो देखते हैं कि हरिया की पत्नी मधु अपने घर के दहलीज पर बैठी जोर जोर से माथा पीट कर रो रही है। सरला जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है, अरे क्या हो गया तुमको, क्यों सुबह सुबह ऐसे कलेश कर रही हो, वो भी घर के बाहर। अरे और मैं क्या करूं, मेरे घर का सारा बचा हुआ जमा पूंजी सब चोरी हो गया। रातों रात मेरे घर की सफाई कर दी चोरों ने। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब चोरी हो गई। क्या कहा आपने, चोरी हो गई, वो भी आपके घर पर? ये कमाल हो गया, चोरों के घर भी चोरी हो गई। अरे हम कोई चोरी नहीं करते, ये सारे गांव वालों का शक हमारे ऊपर ही क्यों जाता है? अरे बस अब शांत भी हो जाओ। चोरों के घर में चोरी होने के बाद तो सभी गांव वाले और भी ज्यादा डर गए थे। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार चोर कौन है जो सभी गांव वालों के घरों से चोरी कर रहा है। ऐसे एक दिन सरला सुधा से बात करते हुए बोलती है, सुधा बहन, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आती, यही सोच सोच कर रहती हूँ कहीं वो चोर मेरे घर पर ना आ जाए। भगवान का नाम लेकर आराम से सोया करो, कुछ नहीं होगा। पता नहीं कौन नास पीटा है जो चोरी किए जा रहा है, बस एक बार वो नास पीटा मेरी पकड़ में आ जाए, फिर
उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगी। अरे अरे बस बस, इतना बुरा भला भी मत बोलो। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तू तो ऐसे कह रही है जैसा कोई तेरा रिश्तेदार हो। रिश्तेदार तो नहीं पर इंसान तो है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दोनों सास बहू फिर से गांव में चोरी करने की योजना बनाते हैं। वो इस बार चोरी करने के लिए सरला के घर को ही चुनती है। अपनी पूरी योजना के साथ वो दोनों तैयार हो जाती हैं। रात को फिर से काली साड़ी पहनकर और मुंह पर नकाब लगाकर दोनों सास बहू अपने चोरों वाले वेश में दबे पांव घर से निकलती हैं। गांव के अंधेरे में दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आता। तभी दोनों धीमे धीमे पांव से सरला के घर के अंदर दाखिल होते हैं और बड़ी सावधानी के साथ सामान बटोरते हैं। पैसे और गहने लेने के बाद किरण और सुधा अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह सरला दहाड़े मार मार कर रो रही थी और पूरे गांव में सभी उसके घर जमा हो जाते हैं और वो बोलती है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे सारे गहने ले गया, मेरे सारे पैसे चले गए। अब मैं क्या करूंगी? मेरी उम्र भर की पूंजी थी, वो कौन लेकर चला गया? कीड़े पड़ेंगे उसको। अरे बहन जी, खुद को संभालो। मुझे तो लगता है ये चोरी हरिया ने की है। उसके घर में भी चोरी हुई थी। उसके घर में तो चोरी हो गई थी और वो चोरी की भरपाई के लिए मेरे घर में चोरी कर गया। कीड़े पड़ेंगे उस नासपीटे को। मेरा जीना दुश्वार कर दिया है उसने। हे प्रभु, अगर मेरी सुन रहे हो तो उस हरिया को कुत्ता काट ले। एक क्या 100 काटे, लेकिन काट ले। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि चोरी उन्होंने करी है? अरे मुझे पता है उसी ने चोरी की है। तुम चलो मेरे साथ उसके घर के बाहर। सभी गांव वालों को लेकर सरला हरिया के घर पहुंचती है, जहां पर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है। गांव के और भी लोग सरला का साथ देने लगते हैं। मधु और हरिया किसी से कुछ नहीं कहते। सरला का हाथ पकड़कर मधु उसे किरण और सुधा के घर ले जाती है और बिना कुछ बोले मधु सुधा के कमरे में जाकर अलमारी से चोरी किए हुए सारे गहने और पैसे निकाल लाती है और बोलती है, ये रहा आपका असली चोर। किरण, सुधा, यानी इतने दिनों से जो गांव में चोरियां हो रही थी वो तुम कर रही थी? आंटी जी, हाँ हम तो। अरे चुप कर नासपीटी। तुम दोनों को क्या लगा तुम चोरी करती रहोगी, हमें कुछ नहीं पता चलेगा? और आप लोगों को मैं बता दूं, ये लोग ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इनको पता था कि इनके भोलेपन को देखकर गांव के किसी भी इंसान का शक इनके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये चोरी करती जाएंगी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कल रात को जब तुम दोनों चोरी करने जा रही थी तो मैंने और मेरे पति ने तुम दोनों को देख लिया था और हमने छुपकर तुम दोनों की सारी बात सुन ली थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे शक्ल से बस भोले लगते हो, हरकतों से तो बिल्कुल भी नहीं हो। गांव वालों ने तुम पे इतना यकीन किया, इतना प्यार दिया, तुम्हें इतना सम्मान दिया। किसी पे यकीन बनाने में ना सदियां लग जाती है और यकीन गंवाने में एक पल लगता है। तुम लोगों के कारण आज के बाद गांव में कोई भी किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सारी सच्चाई सामने आने के बाद किरण और सुधा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों ही सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन कोई उन्हें माफ नहीं करता। साथ ही उनके घर से जो चोरी किया हुआ पैसा था और गहना जो बरामद हुआ था वो सभी लोगों को वापस कर दिया जाता है। साथ ही सुधा और किरण को हमेशा के लिए गांव से चोर चोर कहकर निकाल दिया जाता है।